Hello everyone, this is Amrit Arora, your favorite biology educator, and welcome back to Biology by Amrit Arora, wherein you get NCERT tips, how to study biology, biology lectures, and how to keep the biology of your body safe. That means tips about your well-being too. So आज हम start करेंगे NCERT reading. एंड ऑल्सो सम क्वेश्चंस। लेकिन आप बोलोगे अमृत अब तो चैप्टर तो खत्म हुआ नहीं है, आप क्वेश्चंस कैसे करा रहे हो, आप एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करा रहे हो, राइट? सो डिजीजेस का टॉपिक तो खत्म हो गया। सो हियर्स व्हाट आई हैव थॉट, हम एक टॉपिक खत्म करेंगे बड़ा सा। जैसे मैं ये तो नहीं कह सकते कि टाइफाइड खत्म हो गया, बैक्टीरियल डिजीजेस खत्म हो गए तो क्वेश्चंस करेंगे। डिजीजेस का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है ना, तो चलो अब उसके क्वेश्चंस करते हैं। एंड उससे पहले हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे ताकि हमसे क्वेश्चंस अच्छे से लग पाए, राइट? तो शुरू करते हैं। चलो, एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, तो दिस इज फ्रॉम पेज 1 वेरी बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग का एक छोटू सा पैराग्राफ है। सो हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड टू बी a state of the body and mind where there was a balance of certain humors. तो सबसे पहले तो ह्यूमर्स का क्या मतलब है? ह्यूमर्स होते हैं, ह्यूमर्स को वी कॉल फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का एक प्यारा सा निकनेम है ह्यूमर्स, ठीक है? तुम्हारा हंसने वाला ह्यूमर नहीं है ये, फ्लूइड्स के बॉडी के किसी भी फ्लूइड को ना हम ह्यूमर बोलते हैं। तो मैंने जैसे समझाया था दैट अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स इज कंसिडर्ड एज हेल्थ, ठीक है? नाउ दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स यूजुअली फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं, लाइक नॉट द फादर बट यूजुअली कहते हैं कि बायोलॉजी मेडिसिन इन्हीं से इनिशिएट हुई थी, ठीक है? तो एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में भी आज भी बोलते हैं कि आपके पास एक अलग अलग दोष होते हैं, दोष वाले दोष नहीं, सर्टेन फ्लूइड्स के हिसाब से, ह्यूमर्स के हिसाब से आपकी हेल्थ चलती है, राइट? तो जैसे कि इफ अ पर्सन हैड ब्लैक बाइल यानी कि हॉट पर्सनैलिटी बताया था, तो वैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल आ गया दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी, यानी कि हॉट पर्सनैलिटी, हॉट। तो मैं क्या लगता है वो लड़की वाली हॉट? नहीं, ये हॉट वाली हॉट। ये अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हॉट होता है, राइट? तो बॉडी हॉट होती है ना, तो अगर किसी की हॉट पर्सनैलिटी है यानी कि उसे बुखार बहुत जल्दी चढ़ता है। ओके, दैट मीन्स द पर्सन वुड हैव रेकरेंट फीवर्स, ठीक है? द आइडिया वाज अराइव्ड एट अ प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, सिर्फ सोच के, सिर्फ अज्यूम करके, क्या करके? सिर्फ अज्यूम करके कि ऐसा कुछ होगा कि किसी के पास ऐसे 4 फ्लूइड्स होंगे, फ्लूइड्स का अगर बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो हेल्थ बहुत बढ़िया चल रही है। अगर किसी के पास जैसे ब्लैक बाइल है, अगर ब्लैक बाइल में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो बंदे को बुखार बहुत चढ़ेगा। ये सिर्फ एक एजम्पशन है, राइट? इट इज प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। फिर आए हमारे, कौन आए थे? हमारे आए थे हार्वी अंकल। तो आए हमारे हार्वी अंकल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने करी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया था एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को डेमोन्स्ट्रेट किया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को उन्होंने दिखाया कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एंड कोई भी इंसान को किसी भी टाइम पे बुखार चढ़ सकता है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्ड टू हॉट पर्सनैलिटी से बुखार जल्दी चढ़ेगा। इट इज इट इज कम्प्लीटली अ सिम्टम जो है वो किसी और चीज से होता है। इन्होंने ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, राइट? ओके, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन persons with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of health. हाँ, तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया कि एक इंसान है, उसका ब्लैक बाइल है, ठीक है? उसके पास ब्लैक बाइल है। अब ब्लैक बाइल के अंदर उसने थर्मोमीटर डाल दिया। क्या डाल दिया? थर्मोमीटर डाल दिया। इस थर्मोमीटर से हमें पता लगा, अरे ये जो बंदा है जिसे ब्लैक बाइल है, इस बंदे को तो बुखार ही नहीं है, इस बंदे को तो बुखार चढ़ ही नहीं रहा, जरूरी थोड़ी है, ठीक है?
तो यहाँ से डिसप्रूव हो गई हमारी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ, यहाँ से हमारी डिसप्रूव हो गई गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। Now, in later years, biology stated that mind influences through the neural system and the endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. फिर से बढ़ते हैं भाई। Biology stated that mind influences through the neural system and endocrine system our immune system. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम कह रहे हैं that the mind actually influences your immune system. अगर आपके माइंड से आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, then don't you think कि आपकी मेंटल हेल्थ से भी आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, राइट? इनफैक्ट जब बॉडी स्ट्रेस में आती है ना, आई टेल यू व्हाट, जब बॉडी स्ट्रेस में आती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। आपको डॉक्टर्स बनना है ना, क्लिनिकल केस बताते हो। आई टेल यू व्हाट, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है ना, तो उस टाइम पे बॉडी को भर भर के कॉर्टिसोल दे दिया जाता है। कॉर्टिसोल क्या होता है बताओ? कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। तो क्या होता है, बॉडी को इतना स्ट्रेस में डाल देते हैं कि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए। अभी तुम्हें पता लगेगा कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक नया ऑर्गन क्या, एक नया ऑर्गन तो एक फॉरेन बॉडी है, राइट? अब अगर ये फॉरेन बॉडी आएगी तो इम्यून सिस्टम का सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? डिस्ट्रॉय करो, डिस्ट्रॉय करो, डिस्ट्रॉय करो, राइट? तो ये कॉर्टिसोल से बॉडी को इतना स्ट्रेस में डाल देते हैं कि इम्यून सिस्टम काम नहीं करना बंद कर देता है। तो हेयर इफ यू विल सी दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस द इम्यून सिस्टम डायरेक्टली, यानी कि मेंटल हेल्थ focuses or emphasizes or directs your immune system directly. अब इन्होंने थ्रू द न्यूरल सिस्टम बोला है एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोला, तो आप बोलोगे मैम ये तो इनडायरेक्ट है। आपका क्या मेंटल हेल्थ न्यूरल सिस्टम अफेक्ट नहीं करता? डोपामीन क्या आपको खुश नहीं करता? सेरोटोनिन खुश नहीं करता? एंडोर्फिन्स जो होते हैं, या फिर कॉर्टिसोल स्ट्रेस नहीं देता? सो डोंट यू थिंक दैट द माइंड एंड द न्यूरल सिस्टम वर्क टुगेदर to work on the neural system? अच्छा मैंने न्यूरल सिस्टम बोल दिया, सॉरी। कॉर्टिसोल, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरल सिस्टम भी आ गया, एंड साथ में कॉर्टिसोल एंडोक्राइन सिस्टम भी आ गया। So the neural system and the endocrine system together work towards your happiness. Why do they need to work towards your happiness? Because your happiness defines your immune system. ठीक है? So the mind, so the mind influences our immune system, ठीक है, and that our immune system maintains our health. ये तो हमें पता ही है that the immune system maintains our health. Hence the mind and the mental state can affect our health. The mind and the immune system can maintain our health, right? So sorry. Okay. Now, of course, health is affected by, ये मैंने कराया था ना, health किस चीज़ से affect होता है? Genetic disorders, किस चीज़ से? Genetic disorders, I mean, you know, deficiencies with which a child is born, deficiencies with which a child inherits from parents from birth, ठीक है, and even the mental trauma, infection, कोई भी infection हो जाता है, कोई भी disease हो जाता है, तो फिर तो obviously affect हो रही है. Lifestyle, including food and water we take. आजकल dehydration is such a, you know, trend में चीज़ है. Why is it in such a trend? Food, you know, eating disorders, ये सारे देखो, ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल इतना ज़्यादा खा रहे हैं. दैट्स नॉट गुड. वी नीड अ बैलेंस इन लाइफ, राइट? तो डिहाइड्रेशन इज सच अ मेजर फोकस. आई मीन, यू नो गाइज, हाइड्रेट योर सेल्फ राइट नाउ. मैं खुद अपने पास बॉटल रखती हूँ. हाइड्रेट योर सेल्फ. इवन यू नो एनजाइटी इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर एनजाइटी इज डिहाइड्रेशन. एंड यू नो बॉडी में पानी कम होना एक्चुअली लीड्स टू डिहाइड्रेशन. ठीक है. उसके बाद हम रीले कितनी स्क्रॉल करते हैं रात को, यानी कि रेस्ट, यानी कि स्लीप. रेस्ट यानी कि स्लीप. एक्सरसाइज, तुम पिलाटेस या फिर कुछ हो, पिलाटेस, योगा, जिम, आजकल जिम बहुत ट्रेंड में आ रखा है, तुम जाते हो कि नहीं? उस चीज़ से बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे.
एंड इफ वी मेंटेन दीज हैबिट्स, तो हमारी हेल्थ इतनी अफेक्ट होती है ना इन अ पॉजिटिव मैनर. इफ यू एक्चुअली फोकस ऑन फूड, वाटर, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, these four components are so important these days कि you know आपकी आधी प्रॉब्लम्स यूँ सॉल्व हो जाती हैं. Because you know these things, actually maintaining a good health even leads to a good mental health. These actually lead to good mental health, and good mental health gives you happiness, right? And आज के लाइफ में तुम्हें हैप्पीनेस नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए, राइट? मतलब बहुत कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए, बट मुझे एक बात बताओ, कैन यू हैव सक्सेस विदाउट बीइंग हैप्पी? और are you actually really successful if you have 1000 crores in your bank account and yet you are unhappy? Are you really successful? मैम इतनी ना philosophical बातें मत किया करो. चलो कोई नहीं करती. But yeah, I believe that. And even if you don't maintain your health, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी हेल्थ मेंटेन नहीं होगी तो जो तुम्हारे पास 1000 करोड़ हैं, 1000 मिलियन डॉलर्स हैं, तुम उससे अपनी हेल्थ पे ही इन्वेस्ट करोगे, राइट? तुम्हें बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे. देन हाउ विल यू एंजॉय दोस 1000 मिलियन डॉलर्स, राइट? हाउ विल यू एंजॉय? तुम करोड़पति बन भी गए तो उनका क्या करोगे, राइट? अच्छी हेल्थ. एंड ओके, अगर तुम्हारी हेल्थ में वो इन्वेस्टमेंट हो भी नहीं रही है, हाउ विल यू एक्सपैंड योर बिजनेस एम्पायर? मैम हम बायो वाले हैं, हमें बिजनेस नहीं करना. हाउ विल यू हेल्प अदर पेशेंट्स इफ यू आर नॉट हेल्दी योरसेल्फ, राइट? तो लाइफस्टाइल, इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, okay, now the term health is very frequently used by everybody. Agreed? रीलों पे भी, मम्मी पापा के भी, खुद से भी, right? How do we define it? Health does not simply mean the absence of a disease. बताया था ना, सीधा डिजीज का एब्सेंस नहीं होता है वो, या फिर सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होती है. मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, और one thing for your mind, one thing for your body, one thing for your soul, every single day, right? So it could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. एक definition को रख लो. One thing for your mind, one thing for your body, one thing for your soul, every single day. State of complete physical, mental and social well-being. A state of complete physical, mental and social well-being. And yes, according to this standard, even doctors are not healthy at all. Okay? So yes, so health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. Physical, mental and social well-being. Okay, now when people are more healthy, ये बड़ा प्यारा पैराग्राफ है, पता है? When people are healthy, they bring about more efficiency at work, or they are more efficient at work. This increases their productivity. अब अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, राइट? तो अब तुम देख रहे हो, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, देन व्हाई डज द एनसीईआरटी वांट यू टू बी हेल्दी? क्योंकि तो मैंने पैसा ना. एंड यहीं पे वही बात आ गई, अगर तुम्हें भी पैसा कमाना है तो तुम तभी तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे. अभी अगर तुम्हारे एग्जाम्स के बीच में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, गॉड फॉरबिड, तो क्या तुम ठीक से अपना एग्जाम लिख पाओगे? क्या तुम उससे डील कर पाओगे? तुम सारा टाइम बेड पे पड़े रहोगे ना. सो विल दैट मेक यू प्रोडक्टिव? कैन दैट लीड यू टू सक्सेस अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती रही? नो, राइट? And वैसे government wants you to be more efficient at work because this increases productivity. And if something increases your productivity, then that would lead to economic prosperity. Now, health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. It reduces infant and maternal mortality and increases longevity of people. अब इधर एक क्वेश्चन आता है, दैट व्हाई इज बीइंग हेल्दी इम्पोर्टेंट? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें साथ साथ में क्वेश्चंस लिखवा दूं? लाइक अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज हेल्थ अफेक्टेड, राइट? अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं तुम्हें लिखवा दूं? चलो लिखवा देते हूँ.
हाउ इज हेल्थ अफेक्टेड? इतना सिंपल क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, हाउ इज हेल्थ अफेक्टेड, क्योंकि सब्जेक्टिव का भी तो पेपर देना है ना बेटा। यहाँ पे भी ये मैंने क्वेश्चन बनाया था जो कि आ नहीं सकता, बट हाउ योर माइंड इन्फ्लुएंसेस योर हेल्थ, ये मैंने क्वेश्चन बनाया था। मैं छोटा छोटा यहाँ पे लिख देती हूँ। हाउ डज योर माइंड इन्फ्लुएंस योर हेल्थ? इसे जरा थोड़े से अलग कलर में कर देती हूँ मैं, ताकि तुम्हें दिख जाए। अरे कोई नहीं, हाँ ये ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, हाउ डज योर माइंड इन्फ्लुएंस योर हेल्थ। अरे एक क्वेश्चन एक और, हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। खैर ये जैसे आता नहीं है उसके ऊपर तो लालत है, अभी नहीं है, कोई नहीं, तो पेपर दोगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तब है। चलो, why is being healthy so important हो गया। सो अब हम देखते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे अफेक्ट कर सकते हो। This paragraph basically talks about how can you bring about change in your health that can help you in the future कि आपको कोई disease ना हो, which is very important for you med students. Okay, so balanced diet, personal hygiene, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं पता क्या मानती हूँ, दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ मेंटेनिंग अ गुड लाइफ, not just good health but good life. Why? Because it brings about happiness, it brings about good health, it increases your productivity, it brings about success. So I believe that these three, balanced diet, personal hygiene, regular exercise, these three are the key components to just have a successful life. Understanding? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद योगा, एंड योगा के साथ साथ तो आजकल पिलाटेस भी आ रहे हैं, राइट? योगा, पिलाटेस। योगा इसका नाम इसलिए लिया बिकॉज इट हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम मेमोरियल। इतने सालों से साधु जी योगा करते आ रहे हैं, यू नो, मेडिटेशन कर रहे हैं। सो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो देखो मेंटल हेल्थ का टॉपिक आज नहीं आया, आज बस नोटिस हो गया, राइट? पहले के ज़माने में बस ये मेंटल हेल्थ का नाम नहीं होता था, वरना मेडिटेशन इज सो गुड फॉर मेंटल हेल्थ। एंड मेडिटेशन हैज़ बिन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, एज एनसीईआरटी सेज। वो पता नहीं कौन से बीसी में जाके इंट्रोड्यूस हुई थी, बीसी या एडी, वो इट वाज सो ओल्ड, एंड आज तक मेडिटेशन का ओरिजिन पता नहीं लगा है। एंड योगा करते हुए मेडिटेशन हो जाती है बहुत लोगों से। सो मेंटल हेल्थ के उसी टाइम से थी, राइट? बस आज बस थोड़ी सी ग्रो हो गई है, साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, ये जानना, फॉर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल कैसे आपको अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशन। रूरल एरियाज में पता भी नहीं होता है कि वैक्सीनेशन करानी होती है, इम्यूनाइजेशन करानी होती है, स्केड्यूल ही नहीं पता होता है। इवन इन अर्बन एरियाज आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, क्योंकि आधी वैक्सीन ही नहीं लगी होंगी, ठीक है? एंड यू नो, आजकल अब्रॉड जाने के लिए, अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए या पीजी करने के लिए, और जस्ट लिविंग इन अब्रॉड, वैक्सीनेशन इज जस्ट so important. They don't let you enter unless and until you haven't been vaccinated with those particular vaccines that they ask. Okay, so immunization, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीजेस। देखो, जो हम डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं उन्हें तो हमें करना चाहिए ना। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वरना क्या आ जाएंगे, मलेरिया आ जाएगा, राइट? मलेरिया हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, क्या वरना क्या होगा, मलेरिया आ जाएगा।
मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, वाटर रिसोर्सेज कंटामिनेट, क्यों? अच्छा, वाई हाइजीनिक फूड एंड वाटर, इससे क्या क्या होता है? इससे मैम टाइफाइड होता है, आपने बताया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इससे एमीबिक डिसेंट्री होती है। एमीबिक डिसेंट्री, इसका नाम बताना दूसरा। मैम ऐसा टेस्ट मत लो यार, अमृत ऐसे टेस्ट मत लो। कोई नहीं कोई नहीं, चलो। Anemic dysentery, and these are very important for achieving a good health. ठीक है? So now, when the functioning of one or more organs in the system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say we are not healthy. That is, we have a disease. अब मुझे बताओ, when do we say that we have a disease? मेरा खुद का क्वेश्चन, तुम अपने वर्ड्स में मेरे को बताओ, when do we say, when do I say that we have a disease? हम क्या कहते हैं? मम्मी वीकनेस हो रही है, या किसी को भी वीकनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ओके, यही बोलते हैं ना। लेकिन वैसे हम कब बोल सकते हैं? जब डिजीज होता है, when the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, जिसकी वजह से हमें साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, तब हम कहते हैं हमें डिजीज है। तो अगर थोड़ी सी भी फंक्शनिंग बॉडी के किसी भी ऑर्गन की ठीक से काम नहीं कर रही है, इस चीज के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट इज व्हेन वी से दैट वी हैव अ disease. When the functioning of one or more organs is adversely affected, and that is characterized by signs and symptoms, that is when we say that we have a disease. And जैसे disease होता है, are we healthy? Are we healthy? No, we are not. So diseases can be broadly classified as infectious and non-infectious. Infectious यानी कि communicable, नॉन इन्फेक्शियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, राइट? नॉन इन्फेक्शियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है? चलो जी। नाउ डिजीजेस विच आर इजीली ट्रांसमिटेड, पड़ोस वाली आंटी लिख लो यहाँ पे। इन्फेक्शियस वाले में पड़ोस वाली आंटी, पड़ोस वाली आंटी, आंटी आंटी आंटी, ठीक है? पड़ोस वाली आंटी है ये, जो कि एक घर से दूसरे घर में जाके बैठ जाती हैं, ठीक है? So transmitted from one person to the other. When diseases which are easily transmitted from one are called infectious diseases. Infectious diseases are very common, and every one of us suffers from one of them at one time or the other. तुम्हें कभी कोल्ड भी हुआ होगा, भले बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं मैम हमें पास टाइफाइड, निमोनिया, डायरिया कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोल्ड हुआ है, कर रहा होता सर्दियों में, वो सारा वायरल डिजीजेस, वायरल नहीं, खैर कॉमन कोल्ड वायरल है, बताना। हाँ, कॉमन कोल्ड वैसे भी वायरल है। वैसे हम इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात कर रहे हैं, तो अभी तो कोल्ड होता है तो वो भी इन्फेक्शियस ही है, जिससे अच्छो कहते हुए बोलते हैं मास्क पहनो, ठीक है, वेयर अ मास्क। इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत कॉमन होते हैं, एंड कुछ कुछ डेडली भी होते हैं, जैसे कि मैंने कौन सा एग्जाम्पल बताया था, एड्स बताया था। तो एड्स बड़ा इन्फेक्शियस होता है एंड वो फेटल होता है। एड्स अपने आप में फेटल नहीं होता, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड नॉन इन्फेक्शियस की बात करें, हमारा इंट्रोवर्ट वाला बच्चा है ना, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस का एग्जाम्पल क्या नहीं, कैंसर। कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है? एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आजकल जो बच्चे बहुत कर रहे हैं, वो तो हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता भी है। यू नो, मैं जब ड्रग्स का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कितनी बुरे तरीके से हमें अफेक्ट करता है। ओके, अब हम शुरू करते हैं कॉमन डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस, राइट? तो a wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause diseases in man. So such disease-causing organisms are called as pathogens. Disease-causing organisms are called as pathogens, right? So most parasites are therefore pathogens.
because they cause harm to the host by living in them. तो पैरासाइट्स पैथोजेंस क्यों माने जाते हैं? बिकॉज वो होस्ट को परेशान करते हैं उनके अंदर या उनके ऊपर रह के। तुम्हारी जुएं ऐसे ऐसे तुम परेशान करती है ना, जो तुम पूरे टाइम ऐसे ऐसे खुजली कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारा डैंड्रफ है, ये है ना, तो ये डैंड्रफ नहीं है, जुएं है, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर रह रही है, तुम्हारा खून चूस रही है, ठीक है। अब वो क्या हुई? वो भी एक पैथोजन ही हुई, ठीक है। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई, interfere with the normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. मैम इतने बड़े बड़े वर्ड्स, इतने बड़े बड़े वर्ड्स। तो क्या हुआ? अब देखते हैं क्या हुआ। पैथोजन आया, पैथोजन बॉडी के अंदर आया, बाय कैसे आया? वेरियस मीन्स एनसीईआरटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से आया। अब इसने क्या किया? ये आया, इसने कर दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया, करता रहा करता रहा करता रहा, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि इसने हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इंटरफेयर वाइटल एक्टिविटीज़। तुम्हारी अभी आज की ज़िंदगी में वाइटल एक्टिविटी क्या है? पढ़ाई करना, डांस करना, ठीक है, रील स्क्रॉल करना। अगर वो चीज़ अफेक्ट हो रही है, तुम्हारी वाइटल एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है, तो पैथोजन अफेक्ट कर रहा है ना। अब इससे मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज कैसे हुआ? मॉर्फोलॉजिकल दिखने वाला डैमेज, या फिर तुम्हें पता ही है कैसा डैमेज? मॉर्फोलॉजी प्लांट पढ़ के आए हो ना, नहीं भी पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, दिखने वाला डैमेज, ठीक है, बार बार से। जैसे अब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तो फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजिकल डैमेज को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो मॉर्फोलॉजिकल डैमेज यानी कि जैसे कि तुम्हारे अंदर वीकनेस आ जाती है, तुम्हारे पास डार्क सर्कल्स आते हैं, है ना। एंड उसके साथ साथ और क्या होता है? डार्क सर्कल्स के साथ साथ और क्या होता है बताओ? डार्क सर्कल्स के साथ साथ और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे तुम्हारे दिखने में अफेक्ट कर रहे हैं ना, तुम्हारे मॉर्फोलॉजिकल को भी अफेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं फंक्शनल की बात करूं तो तुम्हारे बेसिक बेसिक जो फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, तुम्हें अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की, अगर मैं बात करूं तो अगर तुम्हें इवन इफ यू गेट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम, तो मम्मी क्या देती है तुम्हें खाने में? खिचड़ी देती है, दाल चावल देती है, क्यों? खा ले खा ले, डाइजेशन अच्छी होती है, इससे जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। तो डाइजेशन का ये मसला होता है, क्योंकि कोई भी पैथोजन आया, कोई भी डिजीज आया, वो डाइजेशन को अफेक्ट करेगा, एक कोई और भी फंक्शनल प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, है ना। तो ये आते हैं तुम्हारे ऊपर मंडराते हैं, तुम्हें बर्बाद कर जाते हैं। मैम आपने तो एक्स की तरह बात कर दी यार हमारी। चलो, पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट। ज्यादा ना इमोशंस में आने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो पैथोजेंस अडेप्ट, लाइफ की तरफ अडेप्ट करना पड़ता है, लाइफ की तरफ अडेप्ट। जैसे कि एक बात बताओ, बॉडी में HCl क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैम क्योंकि ना डाइजेशन की, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर। बट साथ ही साथ जब तुम खाना खाते हो तो वो इसलिए भी होता है ताकि तुम्हें फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया ना हो जाए, एंड वो तुम्हें अफेक्ट ना हो, राइट। तो पैथोजेंस को अडेप्ट करना पड़ता है। HCl के अंदर जीने के लिए भी तो, जीने के लिए सोचा ही नहीं, अडेप्टेशंस करने होंगे, ठीक है। तो पैथोजन गाएगा, जीने के लिए सोचा ही नहीं, अडेप्टेशंस करने होंगे, पैथोजेंस। ओके, नहीं गा रही हूँ मैं, उतार दो ये, पहन सकते हो वापस तुम ईयरफोन्स अपने, ठीक है। तो पैथोजेंस को अडेप्ट करना होगा लाइफ में, एनवायरनमेंट से। जैसे कि ले एनसीईआरटी ने मेरा वाला एग्जाम्पल दे दिया, या मैंने एनसीईआरटी का दे दिया। तो pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH, ठीक है, जिससे various digestive enzymes जो react कर पाए, HCl होता है, रिएक्ट करने के लिए HCl होता है। इस ये HCl इतना लो pH, इतना कम pH, तुम अपना हाथ डालोगे तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो पैथोजन क्या चीज़ है? तो पैथोजन को अडेप्टेशन का एक वे चाहिए।
A few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here along with the diseases caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे प्यारी प्यारी. कौन सी हेडिंग लिखेंगे हम? प्यारी प्यारी हेडिंग लिखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस. ये बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है. हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस. यहाँ से अब हमने बैक्टीरियल डिजीजेस शुरू कर दिए हैं. ओके, बैक्टीरियल डिजीजेस. तो सबसे पहला जो डिजीज है दैट इज सैल्मोनेला टाइफी. तो सैल्मोनेला टाइफी जो है, इट इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम. ये क्या है? अभी एनसीईआरटी ने क्या बोला कि a few representative members from different groups are discussed. यानी कि एनसीईआरटी डिजीज को डिस्कस नहीं कर रही है, उसके कॉजेटिव एजेंट को डिस्कस कर रही है. तो जिस वजह से सबसे पहला नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी. तो सैल्मोनेला टाइफी इज द नेम ऑफ द कॉजेटिव एजेंट. तो दैट इज द पैथोजेनिक बैक्टीरियम जो कि कौन सा डिजीज करता है मुझे तुम बताओ. सैल्मोनेला टाइफी. टाइफी से ही पता लग रहा है मैम कि ये क्या कर रहा है? टाइफॉइड. ये क्या कर रहा है? टाइफॉइड. ठीक है, टाइफॉइड फीवर हो जाता है ह्यूमन बीइंग्स में. सिम्टम्स, दीज पैथोजेंस जनरली एंटर थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन. लोकेशन क्या है? लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फूड एंड वाटर. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. ठीक है, एंड ये ब्लड के थ्रू गुनगुन करते हुए ये बाकी पाउच पोर्शंस तक पहुंच जाता है. ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्रीज, 101 से 102 के बीच में. ठीक है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है. स्टमक पेन, पेट में दर्द हो रही है. फिर उसके बाद फीसेस नहीं आ रहे हैं, तुम एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हो तुम, यानी कि कॉन्स्टिपेशन. सर में दर्द हो रही है, बुखार हो रहा है. वीकनेस क्यों हो रही है? क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है. पेट में दर्द और हो रही है. ठीक है, सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज की वजह से ये तो होते ही होते हैं. उसके बाद सेवियर केसेस में क्या होता है? सेवियर केसेस में मैम, सेवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन भी हो सकती है एंड मौत भी हो सकती है ना. ठीक है, तो टाइफाइड फीवर किससे कंफर्म किया जाता है? बिना देखे बताओ मेरे को. ये बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स है, तो इसमें वाइडल टेस्ट लगेगा. ठीक है, किससे क्या लगेगा? वाइडल टेस्ट लगेगा. राइट, तो क्लासिक केस इन मेडिसिन यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे मैम आ गई हमारी खरबूजा आंटी. क्या आ गई? खरबूजा आंटी. जो बच्चे मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरा लेक्चर के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट देख लो, समझ आ जाएगा कौन है खरबूजा आंटी. खैर, समझ तो अभी भी आ जाएगा. देखो, खरबूजा आंटी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इनका एक और ज्यादा डरावना निकनेम है. क्या निकनेम है? टाइफॉइड मैरी. ब्लडी मैरी होती है, ब्लडी मैरी की जगह टाइफॉइड मैरी. ठीक है, तो अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. सालों सालों तक आंटी जी क्या करती रही? बेचती नहीं. क्या बेचती नहीं? अपना दिमाग नहीं, अपना टाइफॉइड. खाना नहीं बेच रही थी वो, खाना नहीं बेच रही थी. आंटी वॉज लाइक, देखो मेरे को ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है कि कौन जिंदा है कौन मर रहा है. ठीक है, तो मैं तो टाइफाइड दे रही हूँ, मेरे को तो खाना बनाना है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, हो गया टाइफाइड, इतना ही था, हो गया. उसके बाद क्या था? बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. तो यहीं पे क्या आ गया? एक और फिर से वहीं से शुरू हो रहा है ना. कहाँ से शुरू हो रहा है? पहले कॉजेटिव एजेंट का नाम दे रही है एनसीईआरटी, उसके बाद तुम्हें बता रही है कौन सा डिजीज. तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है. मुझे तो अब तुम खुद बताओ कौन सा डिजीज? कौन सा? निमोनिया है, यानी कि निमोनिया. तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe and Haemophilus influenzae are responsible for the disease of pneumonia in humans, which infects the alveoli. Which infects the alveoli.
तो क्या हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया दे रहा है एंड कहाँ अफेक्ट कर रहा है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, जिस वजह से alveoli get filled with fluid leading to severe problems in respiration. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache. बुखार चढ़ेगा, ठंड लगेगी, खांसी होगी एंड सर में दर्द हो जाएगी, ठीक है। इन सेवियर केसेस में क्या हो रहा है, लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। मैंने क्या बताया, नॉट ब्लूइश टू ग्रे, ग्रे टू ब्लूइश, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन acquires the infection by inhaling the droplets or aerosols released in the air by या फिर अगर वो उसके बर्तन भी लेगा या ग्लासेस से भी पानी पिएगा, विच रिमाइंड्स मी हाइड्रेट योरसेल्फ। मैम आप खुद तो हाइड्रेट कर नहीं रहे हो, चलो मैं भी कर लेती हूँ, हाइड्रेट योरसेल्फ। चलो हो गया, चलो फिर और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, और डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया, these are some of the other bacterial diseases in that। अब क्या नेक्स्ट पेज में देखो, मैनी वायरस से शुरू हो गया है ना, तो क्या एनसीईआरटी ने इन 3 डिजीजेस को डिस्कस किया है, नहीं किया, तो क्या हम करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, मैनी वायरसेस, तो हम नई हेडिंग डालेंगे वायरल डिजीजेस। यहाँ पे हमारा शुरू हो चुका है वायरल डिजीजेस, ठीक है। तो मैनी वायरसेस कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहला कौन सा वायरस आता है, राइनो वायरस, राइनोसोरस राइनोवायरस, ठीक है। तो अब ये क्या, तो अब तुम खुद बताओ, बिना देखे बताओ मेरे को तुम कि ये कौन सा डिजीज करता है, राइनो वायरस। तुम्हें बताया था ना राइनाइटिस, तुम्हें फिल्टर कॉपी के वीडियो से मैंने रिलेट कराया था, राइट। तो ये कौन सा दे रहा है डिजीज, ये दे रहा है कॉमन कोल्ड। क्या दे रहा है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड किससे हो रहा है, राइनो वायरस से। दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट दी लंग्स। अगर कोई भी डिजीज सिर्फ नोज को अफेक्ट कर रहा है एंड अगर ये लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग दी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक सेकेंड, हाँ, दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग दी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो आज मुझे भी तुम्हारी बुक की तरह लिखना पड़ रहा है छोटा छोटा। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन। यहाँ पे म्यूकस भर रही है, नेजल कंजेशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, नाक बह रही है तुम्हारी, जो हैंडकरचीफ लेके तुम एम्बैरस हो रहे होते हो, है ना, कुछ नहीं हो रहा, डिस्चार्ज होता है। गले में दर्द हो जाती है, गले में घोड़े जैसी आवाज हो जाती है यानी कि होर्सनेस हो जाती है करने लगते हो, सर घुमाने लगते हो, टायर्डनेस हो जाती है, एंड ये 3 से 7 दिन तक चलती है। Now droplets resulting from cough or sneezes of an infected person, या तो उन्हें सीधा डायरेक्टली इनहेल करो या तो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से तुम उसके हाथों को लगाओ, जैसे कि पेन्स, बुक्स, कप्स, डोरनॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस। ये सारा भी अगर तुम लगाओगे तो हेल्दी पर्सन को भी तुम कोल्ड दे दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस कॉल्ड बाय प्रोटोजोअन्स। तो यहाँ पे अब हम पहुंच चुके हैं इन प्रोटोजोअल डिजीजेस। इसमें हम कहाँ पहुंच चुके हैं, इन प्रोटोजोअल डिजीजेस। चलो फिर प्रोटोजोअल डिजीजेस की बात करें तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। मलेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, मलेरिया के बारे में शुरू भी हो गया मलेरिया, बताओ। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा तो ना पहले खुद ही लिख दो मलेरिया, ठीक है। उसके ऊपर अपना बड़ा सा हाइलाइटर मार दो फॉर मलेरिया। तुम्हें कौन सता रहा है अभी, मलेरिया। लाइफ साइकिल किसकी पढ़नी है, मलेरिया। सबसे सुंदर मच्छर कौन, मलेरिया का मच्छर, ठीक है। तुमने अभी क्या पढ़ना है, मलेरिया। शुरू करें, मलेरिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मलेरिया। मैम आगे भी डायलॉग बोल दो, अरे तुम हुस्न परी तुम जाने जहां तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान
तो कौन है? मलेरिया। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। मलेरिया तो अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी इयर्स, बहुत सालों से लड़ रहे हैं। तो ये किससे हो रहा है? ये प्लाज्मोडियम से हो रहा है ये। ठीक है, अ टाइनी प्रोटोजोम। ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटोजोम। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम सच एज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। सबसे डेडली कौन सा बताना? फैल्सीपैरम। राइट, सबसे डेडली कौन है? फैल्सीपैरम इज द मोस्ट डेडली, जो कि 3 दिन में आपकी मौत कर देता है। ठीक है, डाइज इन 3 days। बंदा डाइज इन 3 days। ठीक है, 3 दिन में बंदा मर जाता है। तो falciparum is the most deadly, are responsible for the different types of malaria. Of these malignant malaria, देखो यहीं पे अपने आप आ गया, malignant malaria is caused by plasmodium falciparum। देखो malignant का क्या मतलब है? जो कि स्प्रेड हो सकता है, हाईली जो स्प्रेड हो सकता है, spreads enough to cause death, spreads enough to cause death। spreads enough to cause death। ये इतनी जल्दी जल्दी spreads fast enough, लिखो spreads fast enough to cause death। तो ये इतनी जल्दी जल्दी ये स्प्रेड होता है कि ये सीधा डेथ कॉज कर देता है। इज द मोस्ट सीरियस एंड कैन इवन बी फेटल। ठीक है, प्लाज्मोडियम falciparum is the most serious and can even be fatal। ठीक है, now let us take a glance at the life cycle of plasmodium। now do you people mind अगर मैं ये वाला डायग्राम पहले करा दूं एंड उसके बाद तो मैं वो रीडिंग कराऊं, क्योंकि आई जस्ट फील कि अगर तुम लाइफ साइकिल पहले से पढ़ लेते हो ना, उसके बाद द टेक्स्ट बिकम्स मच मोर इजियर, तुम कंफ्यूज नहीं होते। तो पहले ये पढ़ लें। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या हुआ? हमारा गुप्ता गुप्ता मच्छर आया। तो when the mosquito bites another human, sporozoites are injected in the bite। mosquito bites another human, मस्कीटो ने, मच्छर ने एक और ह्यूमन को वो काटा एंड स्पोरोजोइट्स रिलीज हो गए। फिर क्या आया? ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचे, पैरासाइट्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड, ब्लड के अंदर ये एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं, सेल को बर्स्ट कर रहे हैं, बर्स्ट करके फिर से ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, ब्लड में रिलीज होके कहाँ आ जाते हैं? ब्लड में रिलीज होके आरबीसी में आ गए, आरबीसी में आए, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल में भी फिर शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा फिर से मल्टीपल फिजन करते हैं कि रेड ब्लड सेल भी फट जाता है, जिससे साइकिल्स ऑफ फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट, साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। मैं इस वजह से अपनी लाइफ साइकिल लिखवाती हूँ, मतलब अपनी नहीं, मलेरिया वाली ये वाली लिखवाती हूँ मैं, अपने जो मैंने बनाई है या मैंने जहाँ से भी पढ़ी है, मैं इस वजह से वो वाली करवाती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में एकदम से ना एसईओ ही यूज करता है। तो पैरासाइट्स आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, साइकिल्स ऑफ फीवर होता है। मुझे यहाँ पे बताओ साइकिल्स किस चीज से होते हैं फीवर के? मैम आपने बताया था कि ये हीमोजोइन से होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हीमोजोइन से होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आरबीसी फिर से बर्स्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या निकल रहे हैं? ये जहाँ पे ये देखो बने भी हुए यहाँ पे, ये क्या निकल रहे हैं? ये तो मैम मल्टीपल फिजन से निकल रहे हैं, ये वाला एक हीमोजोइन निकल रहा है। इस हीमोजोइन से, एक सेकेंड मैं फिर से बताऊंगी, तो ये जो है, ये इतने सारे पार्टिकल्स, ये तो मल्टीपल फिजन से ये वो होस्ट नहीं, प्लाज्मोडियम है ये, क्या है? प्लाज्मोडियम है ये। ठीक है, ये जो इतने सारे हैं ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, एंड ये जो छोटू छोटू सा है, पता कैसे लग रहा है? मेरे को भी नहीं पता, ये हीमोजोइन है, मैं गैस मार रहा हूँ। ये आधा हीमोजोइन होगा, आधा मल्टीपल फिजन का वो होगा, प्लाज्मोडियम का स्टेज होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हीमोजोइन रिलीज हो रहा है जिससे साइकिल्स ऑफ फीवर आ रहे हैं, ठीक है, जिससे न्यू रेड ब्लड सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये नई रेड ब्लड सेल में जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, गैमीटोसाइट जनरेट हो रहे हैं। तो सेक्सुअल स्टेजेस, गैमीटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल में अब फीमेल यानी कि फीमेल माइक्रोगैमीटोसाइट मेगागैमीटोसाइट बन रही है एंड मेल माइक्रोगैमीटोसाइट बन रहा है, राइट। यहाँ पे गैमीटोसाइट्स बन चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक मच्छर ने ये सब फिर से ले लिया, राइट। अब एक मच्छर ने ये सब फिर से ले लिया, गैमीटोसाइट वाले स्टेज से फिर से एक मच्छर ने इसे काट लिया है। गैमीटोसाइट्स अब इस मच्छर के अंदर जाएंगे। तो फीमेल मस्कीटो टेक्स अप गैमीट्स विद ब्लड मील। देखो एनसीईआरटी इतनी प्यारी है, खुद ही लिख दी ब्लड मील, तुम्हारा खून तो इसका खाना है, जो कि सच बात है। तो ये मच्छर आया, इसने फिर से काट दिया। तो अब ये गैमीटोसाइट्स वाला स्टेज इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। ये कहाँ होगा, मच्छर के पेट में। कहाँ हो गए, मच्छर के पेट में, ठीक है। एंड फिर ये क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन होके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे। तो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, स्पोरोजोइड्स एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मस्कीटोज सलाइवरी ग्लैंड्स। माइग्रेट टू द मस्कीटोज सलाइवरी ग्लैंड्स। एक बार फिर से करते हैं क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये इतनी जल्दी अभी क्लियर हुआ है। एंड इफ यू सी एनसीईआरटी में ऐसे पाई चार्ट की तरह बना हुआ है, क्यों, क्योंकि ये वाले जो स्टेजेस हैं, जो ये इतने बड़े बड़े स्टेजेस हैं, these take place in the human host. These take place in the human host. यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है that these take place in the human host, right? These take place in the human host. And बाकी जो stages हैं that happen in the mosquito host. तो फिर से करते हैं, मच्छर आया, मच्छर ने काटा, मच्छर के काटने से स्पोरोजोइड्स रिलीज हुआ, स्पोरोजोइड्स पहुंचे लीवर में, लीवर में हुआ मल्टीपल फिजन। लीवर में क्या हुआ, लीवर में हुआ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन से हिपैटोसाइट्स बर्स्ट हो गई, बर्स्ट के बाद ये फिर से ब्लड में पहुंच गया, ये फिर से ब्लड में पहुंचा, ब्लड के अंदर ये पहुंच गया आरबीसी के अंदर। कहाँ पे पहुंच गया, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर इसने फिर एसेक्सुअली डिवाइड किया एंड इसने हीमोग्लोबिन को सारा का सारा खा लिया। सारा का सारा खाया, नहीं, इसने ग्लोबिन पार्ट खाया है, हीम पार्ट नहीं खाया। हीम को इसने कन्वर्ट कर दिया हीमोजोइन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, हीमोजोइन में। तो आरबीसी में इसने हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट खा लिया है, हीम पार्ट छोड़ दिया है। हीम से बन गया टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या हुआ, हीमोजोइन। हीमोजोइन से क्या हुआ, हीमोजोइन से आ गए बुखार, बुखार आया तब ये नई आरबीसी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये आरबीसी में आ जाएंगे सेक्सुअल स्टेजेस, गैमीटोसाइट बनेगा। ये गैमीटोसाइट जो है, अब मच्छर फिर से काटेगा, ये गैमीटोसाइट्स उसके अंदर चले जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन होगी यानी कि स्पर्म और एग मिल गए, यहाँ पे पूरी फर्टिलाइजेशन दिखा रखी है, स्पर्म और एग मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ये बन जाएंगे मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज। क्या बन गए, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज। व्हाट इज द मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइड। तो स्पोरोजोइड्स ये सलाइवरी ग्लैंड्स में ये स्टोर हो जाएंगे, फिर एक मच्छर काटेगा एंड ये पूरी की पूरी एक साइकिल चलती रहेगी। समझ आया। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी का टेक्स्ट, ठीक है। तो चलो, लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ Plasmodium. Okay. Now, Plasmodium enters the human body as sporozoites. Plasmodium enters the human body as sporozoites, infectious form, through the bite of an infected female Anopheles mosquito. Through the bite of an infected Anopheles mosquito. The parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells. These attack the red blood cells, रिजल्टिंग इन द रप्चर। ये मल्टीप्लाई करेंगे लीवर सेल्स में, फिर आरबीसी पे अटैक कर देंगे, आरबीसी को अटैक करेंगे, आरबीसी रप्चर हो जाएगी। रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। हीमोजोइन को मैं अलग कलर से डाल देती हूँ,
हीमोजोइन को ये वाले कलर चलाओ देता है, हाँ ठीक है। हीमोजोइन, now which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days? ये कलर नहीं दिख रहा ना, ये वाला कलर है रिस्पॉन्सिबल, ये दिख रहा है, हाँ। हाई फीवर रेकरिंग एवरी 3 to 4 days, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, when a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body. ये जो parasites है, these enter the mosquito's body and undergo further development. Now the parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in the salivary glands. When these mosquito bite a human, sporozoites are introduced, initiating the events mentioned above. Interesting to note that malarial parasites requires two hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. Vector भी कौन है, Anopheles mosquito, and इसका host भी कौन है, Anopheles mosquito. अब आई नो इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी ने कि आरबीसी में से हीमोजोइन बन जाता है, हीमोजोइन मेंशन किया है लेकिन कि ऐसे रप्चर होता है, फिर आरबीसी आती है, फिर दूसरी आरबीसी। लेकिन इफ़ यू सी ना, तो ये सब यहाँ पे साइकिल के अंदर मेंशन है, राइट। तो दीज विल इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज, है ना, दीज विल इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज, ठीक है। सो दैट इज वाई मैंने वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। अब लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया भी हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं एमीबा। किसके बारे में बात करेंगे, एमीबा। एमीबा भी क्या है, एमीबा आई मीन प्रोटोजोन डिजीजेस के, प्रोटोजोन डिजीजेस के बारे में ही बात चल रही है अभी भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से अब एनसीईआरटी ने क्या बोला कि हमने पॉजिटिव एजेंट को डिस्कस किया, राइट। तो एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। अब मुझे एक बात बताओ, ये अब तुम्हें मैंने नाम बता दिया, एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका, डिजीज का नाम बताओ। मैम एंटेमीबा है, एमीबा है यहाँ पे, तो मैम पक्का एमीबियासिस या फिर एमीबिक डिसेंट्री। क्या बात है, बिल्कुल सही है, एमीबियासिस या एमीबिक डिसेंट्री। अब अगर मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूं, तो दीज इंक्लूड द सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। अच्छा, अब इसका वेक्टर कौन है, हाउस फ्लाई, मक्खी। कौन है, मक्खी। तो हाउस फ्लाई acts as a mechanical carrier to serve and transmit the parasite from the feces of infected person to food and food products, ठीक है, okay NCERT, food and food products, thereby contaminating them. तो क्या बोला इसने, that housefly acts as mechanical carriers to serve and transmit the parasites from feces of infected person to food, जिससे ये फूड कंटामिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये फूड कंटामिनेट हो रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट, ड्रिंकिंग फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट वी हैव एस्कैरिस। क्या बोला हमने, एस्कैरिस द कॉमन राउंडवर्म, द कॉमन राउंडवर्म। क्या मुझे कौन बताएगा कि एस्कैरिस द कॉमन राउंडवर्म क्यों लिखा है, बिकॉज राउंडवर्म इज ऑल्सो नोन एज एस्कैरिस, ठीक है। देन वी हैव वुशरेरिया द फिलेरियल वर्म, इसका प्यारा सा, ये कॉमन नेम्स हैं, वुशरेरिया फिलेरियल वर्म, ठीक है। राउंडवर्म का एस्कैरिस और सम ऑफ द हेलमिंथ डिजीजेस। कौन से डिजीजेस, हेलमिंथ डिजीजेस। तो यहाँ पे अलग से हेडिंग हम डाल देंगे कि दिस इज हेलमिंथ डिजीजेस, दीज आर हेलमिंथ डिजीजेस। आज इतना सा रहता है आज, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। अगली क्लास में क्वेश्चंस होंगे। तो हेलमिंथ डिजीजेस आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। ओके, अब इसने अपने डिजीजेस शुरू कर दिए हैं, पहले तो नाम बताया नहीं।
पहले सारे पॉजिटिव एजेंट के नाम लिख दिए, बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि नई बात हो रही है कि पुरानी हो रही है, पुरानी हो रही है। तो एस्कैरिस एन इंटेस्टिनल पैरासाइट, एस्कैरिस इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट। तो ये भी किसे अफेक्ट कर रहा है, ये भी इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। अब अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमने इंटेस्टाइन के 3 डिजीजेस पढ़े हैं, जिसमें से 2 डिजीजेस जो है वो 2 डिजीजेस स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं एंड एक डिजीज लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो हमने यहाँ पे इफ यू से हमने लार्ज इंटेस्टाइन वाला हमने पहले ही पढ़ लिया है, राइट, एंड टाइफाइड हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ लिया है। तो अब मुझे ये लॉजिक बता के बताओ कि एस्कैरिस का जो इंटेस्टिनल पैरासाइट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन को? स्मॉल इंटेस्टाइन को कर रहा है ना मेरी जान, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो उससे क्या होता है, इससे होता है स्केरियासिस। क्या होता है स्केरियासिस? सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया तो हो भी रहा है, ब्लड लॉस भी हो रहा है। नाउ द एग्स ऑफ द पैरासाइट, अब आ रहा है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या आ रहा है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पे तो लिख भी दो, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे ना कोने में लिख दो, दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर अब द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये कंटामिनेट क्या करते हैं? ये आपके खाना पानी को कंटामिनेट करते हैं, नहीं आपके सॉइल को कंटामिनेट करते हैं, आपके वाटर को कंटामिनेट करते हैं, आपके प्लांट्स को कंटामिनेट करते हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है? इससे द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड। तो जब बंदा अपनी फीसिस कर रहा है तो उस टाइम पे इस पैरासाइट के एग्स भी रिलीज हो रहे हैं। ये एग्स सॉइल, वाटर और प्लांट्स में जा रहे हैं। नाउ व्हेन अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इंफेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उस टाइम पे इसे भी एस्कैरियासिस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये वाली इमेज वाला डिजीज। कौन सा वाला डिजीज? ये वाली इमेज वाला डिजीज। ठीक है, तो ये वाली इमेज वाला डिजीज कर रहे हैं हम। तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा डिजीज है? मैम यहाँ पे ना ये तो नहीं पता कौन सा है, लेकिन यहाँ पे ना हमें छोटा छोटा इन्फ्लामेशन वर्ड दिख रहा है। कौन सा वर्ड दिख रहा है बेटा? इन्फ्लामेशन वर्ड दिख रहा है। तो इन्फ्लामेशन तो हमने सिर्फ एक ही डिजीज में पढ़ी थी। कौन सा डिजीज? एलिफेंटियासिस। बिल्कुल। तो अब हम पढ़ेंगे एलिफेंटियासिस के बारे में। बोल्ड में लिखा हुआ है तो हम भी बोल्ड कर लेते हैं, एलिफेंटियासिस एंड फिलेरियासिस सेम चीज है। ठीक है, ये कौन कर रहा है? वुशरेरिया, एक है बैंक रॉबरी वाला एंड एक है मलाई खाने वाला। तो वुशरेरिया बैंक रॉबरी एंड वुशरेरिया मलाई। तो द फिलेरियल वर्म्स कॉज a slowly developing chronic inflammation, a slowly developing, धीरे धीरे बड़ी सी, धीरे धीरे long lasting chronic inflammation of the organs। ये वर्म करते हैं, ये वर्म ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन करते हैं धीरे धीरे। लेकिन अब ये करते कहाँ हैं? मैम आपने बताया कि लोअर बॉडी में भी कर सकते हैं, अपर बॉडी में भी कर सकते हैं। यूजुअली लोअर में करते हैं, लेकिन अपर बॉडी में कब करते हैं? ये अपर बॉडी में तब करते हैं जब ये अपर बॉडी में रहते हैं सालों सालों तक। वाई? बिकॉज द chronic inflammation is shown in the only parts of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs। अब inflammation कहाँ हो रही है? Inflammation lymphatic vessels में हो रही है। किस में हो रही है? lymphatic vessels में। अब usually word तो ऐसा word है ना, धोखा दे जाता है। तो एंड बायोलॉजी एक्सेप्शन के बिना वो तो हो ही नहीं सकती। तो अपर बॉडी में भी हो सकता है अगर वहां पे सालों सालों तक वर्म रह रहा है, फिलेरियल वर्म अगर सालों सालों तक अपर बॉडी में रह रहा है, ये तब भी क्या करेगा? ये अफेक्ट कर सकता है अपर बॉडी को। ठीक है, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब्स, एंड इससे क्या हो रहा है? एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। ना
यहाँ पे the genital organs are also often affected, जिससे gross deformities आ जाते हैं, जिससे लोग छीछी कहते हैं. कहना नहीं चाहिए यार, बीमारी है बेचारे को. So the pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of a female mosquito. फिर मैम ये मस्कीटो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए तो तुम्हें याद है तुम सोचते थे कि वो वाला, तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें वाइट फुल स्लीव्स की शर्ट एंड जीन्स ऐसे अक्टूबर वगैरह के टाइम में क्यों पहनाते थे, जबकि गर्मी लग रही है, लेकिन क्यों पहनाते थे वाइट फुल स्लीव्स की टी शर्ट और जीन्स? क्योंकि ये मस्कीटो वाले वेक्टर्स तुम्हें इनमें से कुछ करना जाए, मलेरिया ना हो जाए, एलिफेंटियासिस ना हो जाए. ठीक है, आगे बढ़े. हो गया, चलो 2 स्लाइड्स और रहती हैं, फिर क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे. अभी तो 1 घंटा हो गया तुम्हें पढ़ते हुए, ब्रेक ले लेना. ठीक है, ओके. तो वूशर एरिया, हाँ ये हो गया ना, that the pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of female mosquito vectors, है ना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आता है रिंगवर्म. कौन सा आता है? रिंगवर्म. अब मुझे तुम खुद बताओ रिंगवर्म कहाँ से ट्रांसमिट होता है, ये कौन सा डिजीज है, चलो यही बता दो. कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से वाले में आ चुके हैं हम आ चुके हैं फंगल डिजीजेस में. ये वो ब्रेड वाला, कौन सा वाला? ये ब्रेड वाला. ब्रेड वाला, ये जब तुम्हारे मम्मी या पापा ने बोल दिया कि जा ये ब्रेड जाके ना फ्रिज में रख दे, तुम कहते अच्छा रख दूंगा एंड बारिश हो जाती है तो ढेर सारा फंगस जम जाता है, उसमें ब्राउन ब्रेड व्हाइट कलर की हो जाती है. ठीक है, तो अब ये वही वाला है. ये कौन सा वाला है? ये TEM वाला है. ये कौन सा वाला है? ये TEM वाला डिजीज है. TEM वाला डिजीज बताती हूँ ना. TEM वाला डिजीज है many fungi belonging to the genera Microspora, Trichophyton and Epidermophyton. क्या? many fungi belonging to Microspora, Trichophyton and Epidermophyton. तो यहाँ से T for table, T for Trichophyton, E for elephant नहीं, E for Epidermophyton, M for monkey no, M for Microspora. ठीक है, TEM, Trichophyton, Epidermophyton, Microspora. ठीक है. Now this is responsible for ringworm, which is one of the most common infectious diseases in man. It is the most common infectious diseases. ठीक है. अब इसके symptoms क्या क्या है? Dry, scaly lesions on various parts of the body, जैसे कि skin, nails, scalp. ठीक है, are the main symptoms of the disease, and these lesions are accompanied by intense itching. बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली एक रैश डेवलप हो रहा है, एक अनकंट्रोलेबल रैश डेवलप हो रहा है, राइट. एंड क्या ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हीट एंड मॉइस्चर से. हीट एंड मॉइस्चर में फंस जाएगी तो पार्टी हो जाती है ना. अब इसकी पार्टी हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, जो मॉइस्चर रिलेटेड तुम्हारे ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत होता है, वो पार्ट में ज्यादा चांसेस नहीं है इस फंगस के ग्रो होने के. जैसे कि ग्रोइन, ग्रोइन पूरा मॉइस्चर है, ग्रोइन पूरा हीट भी है, राइट. या फिर तुम्हारे गंदे गंदे टोज जिन्हें तुम साफ नहीं करते हो, उसमें पसीना आया होता है, ढेर सारा पसीना आया होता है, तो इसमें पसीने की वजह से हीट भी आ रखी होती है. सबसे पहले तो एम ही हीट आ रखी होती है, उसके बाद हीट की वजह से पसीना भी आ गया, पसीने से मॉइस्चर भी आ गया, है ना. So these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds. किसमें? Skin folds, such as those in the groin or between the toes. तो जनरली किससे इधर उधर होता है? किससे? ये पड़ोस वाली आंटी बनता है. पड़ोस वाली आंटी का ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सॉइल से, या फिर टावल यूज करने से, या कपड़ों से, या कंघी से. बेसिकली सॉइल यूजिंग टावल्स, क्लोथ्स और इवन द होम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स. ठीक है. अब इसके बाद, अरे इसके बाद एक और स्लाइड आती है. चलो कोई नहीं. अब इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल. फिर से तुम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हो.
किसे कैसे चेंज कर सकते हो तुम? अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हो तुम? तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस. मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन. तुम्हें क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, उसकी साफ सफाई करनी चाहिए. रोज रोज नहाते नहीं हो ना, जो समझो. कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बाहर का मत पियो. मतलब ऐसा नहीं है बंद कर देना चाहिए, क्लीन खाना खाना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आजकल ये सब मिलता ही कहाँ है, राइट? पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, periodic cleaning, disinfection of water reservoirs, pool, cesspools, tanks, observing standard practices of hygiene in public catering. ये तो जाके अपनी सरकार को बोले, है ना? इसको बोले, सरकार को बोले, गवर्नमेंट को बोलेंगे ये, ठीक है? कि अब अंकल जी आपने एनसीईआरटी में अगर आपने लिख दिया ये सब, तो ये सब कराना भी होता है, राइट? हो रहा है, अब तो हो ही रहा है, ठीक है? अब तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल, ये सब तो हो रहा है, ठीक है? The standard practices of hygiene and public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis, ascariasis. मुझे एक बात बताओ, the what is the irony of seeing this? Typhoid, amoebiasis, and ascariasis. What is the one common thing? Okay, there are two common things, but I'm asking. There are two common things. One of the common thing is their mode of transmission, contaminated food and whatnot, right? What is the second common thing in that? मैं बताऊं? All these three. अब यहाँ से तो मैं ले आती हूँ मैं. These affect the intestine, right? ये तीनों के तीनों diseases intestine को affect करते हैं, ठीक है? Amoebiasis, ascariasis, typhoid. So typhoid and ascariasis affect the small intestine, and amoebiasis affects the large intestine. Amoebiasis affects the large intestine. ठीक है? Amoebiasis affects the large intestine. Okay. हाँ, ये लास्ट स्लाइड है, फिर क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके, तो in cases of airborne diseases such as pneumonia and common cold, in addition to the above measures, close contact with the infected persons or their belongings should be avoided. मलेरिया एंड फिलेरियासिस में इंसेक्ट वेक्टर्स, इन सबको कंट्रोल करना या एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट. ये इनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को, इन्हें एलिमिनेट नहीं करना, इनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट करना चाहिए. जैसे कि रुका हुआ पानी कहीं नहीं रखना चाहिए, उससे अंडे वहीं पे आ जाते हैं. किसके? मस्कीटो के. मस्कीटो से तो अब तुम्हें दिख ही गया इतना सब होता है. क्या क्या होता है? बताओ, मैंने अभी बताया. एक तो मलेरिया, उसके तो पूरी लाइफ साइकिल पढ़ लिया तुमने, है ना? और कौन कौन सा है? और बताओ. और एलिफेंटियासिस है मैम, बढ़िया. और बताओ. और ये भी है, एंटीमीबा भी है. बताओ. चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. तो तुमने अब इतना देख लिया है कि मस्कीटोस कितना अफेक्ट करते हैं, right? So the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places. This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential areas, regular cleaning of household coolers, mosquito nets, introducing fishes like गम्बूसिया पॉन्ड्स में क्या करती है? ये मस्कीटो लार्वे को खा जाती है. अगर ये मस्कीटो लार्वे को खा जाएगी तो मस्कीटो का लार्वे बड़ा नहीं होगा, तो बड़ा होकर मस्कीटो नहीं बनेगा. एलिमिनेट हो गया ये तो, है ना? तो गम्बूसिया को डाल देना चाहिए, है ना? इंसेक्टिसाइड्स डालने चाहिए.
ड्रेनेज एरिया, स्वॉम्प्स, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। मैं इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि खैर इससे ना कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं बस रीडिंग के लिए करा रही हूँ, ठीक है। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मस्कीटो। जैसे जाली वाला दरवाजा बंद कर दो बेटा, होता है ना, तो ये जाली वाला दरवाजे की बात कर रहे हैं, ठीक है। So such precautions have become all the more important, especially in the light of recent widespread incidents of the vector-borne Aedes mosquito diseases like dengue, chikungunya. अब बेचारी एनसीईआरटी इतनी भोली और इतनी पुरानी, इसे क्या पता कि जो सबसे रीसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस हैं वो मस्कीटो के द्वारा नहीं है ना। तो कोई नहीं, कोई नहीं, एनसीईआरटी सब ठीक हो जाएगा। So the advancements made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to uh, completely eradicate diseases like smallpox. तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि स्मॉल पॉक्स की विच इज द डिजीज दैट हैज बीन completely eradicated। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन गया that name a disease which has been completely eradicated, which has been completely eradicated, which has been completely eradicated. Okay, ठीक है। तो a large number of infectious diseases such as polio, diphtheria, pneumonia, tetanus, फिर से देखते हैं। तो a large number of infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ये नई और सेफर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, एंटीबायोटिक्स की नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं जिससे हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, चलो फिर 1 घंटा हमने सारा डिजीजेस का एनसीईआरटी पूरा हमने खलास कर दिया इसका। आज एनसीईआरटी की तबाही कर दी हमने। अब कोई भी डिजीजेस के ऊपर कोई क्वेश्चन दे दे, कुछ भी हो सकता है ना। चलो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का, डिजीजेस वाले पोर्शन का एनसीईआरटी तो पूरी खत्म हो चुकी है, अब बस क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस देखो, इतने सारे लाई हुई हूँ मैं, इतने सारे लाई हूँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा अभी, ठीक है। वो मुंह में इतने धीरे धीरे रहे हैं वैसे भी, ठीक है। तो अब ये सारे इतने सारे क्वेश्चंस लाए हूँ मैं, ये अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। बड़ा मजा आएगा, डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू की डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा गलत क्यों है, ठीक है। एंड चलो फिर, थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए और आपने इतना वर्दी देखा कि एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छी चल रही है। अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच, आई लव यू। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नोट्स है ना, ये एनसीईआरटी की रीडिंग भी एंड मेरी बाकी क्लासेस के नोट्स भी, ये सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, एंड पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लाती रहूँगी। एंड लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।